हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो जो हमारा पहला पेपर हुआ है जेईई मेंस का थर्ड अटेम्प्ट का शिफ्ट 1 का मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं। मैंने उसको हिंदी में कन्वर्ट किया, हिंदी में बदल दिया है। ठीक है, तो आपके साथ में वो डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, बेटा देखो आप ध्यान से, एक पी दिया हुआ है जिसकी अभिक्रिया CaCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म के साथ क्षारीय माध्यम KOH में कराई है, तो Q अपने को एक जहरीला उत्पाद मिला है। ठीक है ना, पॉइजनस गैस मिली है, जहरीला उत्पाद मिला है ना। तो यहाँ पर हमें बताना है यौगिक P और Q क्या होगा। यौगिक P और Q क्या होगा, तो चार ऑप्शन जो हमें बच्चों ने बताया हमने लिख लिया। प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक अमीन, प्राथमिक अमीन, प्राथमिक अमीन आइसोनाइट्राइल, द्वितीयक अमीन और आइसोनाइट्राइल। आपको पता है क्लोरोफॉर्म और KOH बहुत ही ज़्यादा फेमस आपका एक टेस्ट होता है जिसमें हम लोग प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरोफॉर्म KOH के साथ और क्या बना लेते हैं, आइसोसाइनाइड, जो कैसी होती है, एक बदबूदार गैस होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग कोई भी प्राथमिक अमीन लेंगे और उसकी अभिक्रिया जब हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की प्रेजेंस में कराएंगे, KOH की उपस्थिति में कराएंगे, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, आइसोनाइट्राइल प्राप्त होता है। और ये आइसोनाइट्राइल कैसा होता है, बदबूदार गैस होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक अमीन यानी कि 1 डिग्री अमीन ही दे पाते हैं, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन नहीं दे पाते हैं। प्राथमिक अमीन में चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों ही दे देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये तो P हो गया यानी कि प्राथमिक अमीन, और Q क्या हो गया हमारे लिए, आइसोनाइट्राइल। तो प्राथमिक अमीन और आइसोनाइट्राइल आपको थर्ड ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर मैं थर्ड ऑप्शन पे टिक कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो आप, कौन सा काव्य धनायन अनुनाद स्थायी है ना। तो जहां पर अनुनाद हो रहा होगा वो अनुनाद स्थायी होगा, जहां नहीं हो रहा होगा वो नहीं होगा। तो अनुनाद होने के लिए संयुग्मन होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पाई सिग्मा धनायन का संयुग्मन है, यानी कि यहाँ पर अनुनाद संभव है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये बीच में sp3 कार्बन आ गया है, यानी कि यहाँ पर कोई संयुग्मन मौजूद नहीं है, इसलिए इसमें अनुनाद संभव नहीं है। इसी तरह से जब बेंजीन पर काव्य धनायन आ जाता है तो उसमें भी अनुनाद संभव नहीं हो पाता है, इसलिए सी ऑप्शन में भी यहाँ पर अनुनाद संभव नहीं है। केवल बेंजीन के अंदर के इलेक्ट्रॉन से घूमेंगे। इस काव्य धनायन पे इस मेथिल समूह का कौन सा प्रभाव लगने वाला है, +I प्रभाव लगने वाला है। यह आपको क्लास के अंदर मैंने करवाया भी था। फिर डी ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ पर पाई सिग्मा धनायन, यानी कि यहाँ पर भी अनुनाद मौजूद है। तो ए और डी के अंदर यहाँ पर अनुनाद मौजूद है और वो अनुनाद के द्वारा काव्य धनायन स्थायी भी हो पा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ए और डी के अंदर अनुनाद स्थायी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, जब एथेनॉल की अभिक्रिया 3-ब्रोमो 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन कराने पर उत्पाद क्या बनता है, मतलब ब्यूटेन के साथ कराने पर उत्पाद क्या बनेगा, वो पूछना चाह रहा है। सबसे पहले तो 3-ब्रोमो 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन की संरचना बनाते हैं। ये तो हो गया आपका ब्यूटेन। 3 नंबर पे हम लोग ब्रोमो लगा लेते हैं और 2 नंबर पे हम लोग 2 मिथाइल लगा लेते हैं। ये हो गया आपका 3-ब्रोमो 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ कि हमेशा IUPAC आपको आनी चाहिए। बिना IUPAC के क्वेश्चन में आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। इसकी अभिक्रिया बेटा किसके साथ करानी है, इथेनॉल के साथ करानी है। इथेनॉल कैसा होता है बेटा आपका, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी कि ध्रुवीय प्रोटिक विलायक होता है। इंग्लिश में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हिंदी में ध्रुवीय प्रोटिक विलायक बोलते हैं। और ध्रुवीय प्रोटिक विलायक के केस में या तो अभिक्रिया SN1 जा सकती है या अभिक्रिया E1 जा सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई हीट का आपको दिया हुआ नहीं है कि हीट वगैरह किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करवाएंगे, SN1 करवाएंगे। और SN1 के अंदर आपको पता है कि काव्य धनायन बनता है। तो जहाँ पर आपका ब्रोमीन लगा हुआ है, सबसे पहले तो आप वहाँ काव्य धनायन बनाओगे। फिर उस काव्य धनायन के लिए आप उसका स्थायी चेक करोगे और चेक करने के बाद आपको अगर लगता है कि उसे पुनर्विन्यास करवाना चाहिए तो आप उसका पुनर्विन्यास भी करवाओगे। पुनर्विन्यास आपको इस तरह से कराना है जिससे कि वो पहले वाले से अधिक स्थायी काव्य धनायन बन जाए। तो यहाँ पर आप लोग 1,2 मिथाइल शिफ्ट लगाओगे। 2 नंबर से 1 नंबर पर मिथाइल दे दोगे और 2 नंबर पे काव्य धनायन दे दोगे। क्लियर है। अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा आपके, 3, 3, 6, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यानी कि पहले वाले से ज्यादा स्थायी काव्य धनायन बन चुका है। इसके बाद अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो इथेनॉल है ये नाभिक स्नेही समूह की तरह व्यवहार करेगा और इस काव्य धनायन पे प्रतिस्थापित हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका बन चुका है OETH पॉजिटिव और फाइनली आप यहाँ से H पॉजिटिव को निकाल दोगे और निकालने के बाद आपका क्या बन जाएगा, OET यहाँ पे प्रतिस्थापित हो जाएगा। अब वापस से अपने को इसका IUPAC नाम लिखना पड़ेगा। तो वापस से इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, या तो इस तरह से अंकन करेंगे या फिर उस तरफ से भी कर सकते हैं, वो हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ इथॉक्सी लिखा है, वहाँ मेथिल लिखा है,
तो बताओ किस तरफ से अंकन करना ज़्यादा सही है? इसी तरफ से अंकन करना ज़्यादा सही है। तो यहाँ पर आपका नाम क्या हो जाएगा? 2 नंबर पे आपका इथॉक्सी लिखा है ना, और 2 और 3 पे आपका डाइमेथिल लिखा है, 2,3 डाइमेथिल, 4 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला है तो उसके लिए ब्यूटेन लिख दोगे। तो आपका नाम क्या हो जाएगा? 2 इथॉक्सी 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। ऐसा ऑप्शन दिया है क्या? देखो यहाँ पर 2 इथॉक्सी 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। हो सकता है ऊपर नीचे ऑप्शन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने आपको करेक्ट ऑप्शन बता दिया कि 2 नंबर पे आपका इथॉक्सी होना चाहिए, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन आपका आंसर हो जाएगा। पुनर्विन्यास यहाँ पे लगाना जरूरी था, अभिक्रिया SN1 से जाएगी। बेटा क्लास में ऐसे क्वेश्चन भर भर के कराए जाते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने, कोई भी मास्टर पढ़ाएगा ऐसे क्वेश्चन तो आपको करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे। निनहाइड्रीन की अभिक्रिया जब अल्फा अमीनो अम्ल के साथ कराते हैं तो यहाँ पर बैंगनी रंग का यौगिक बनता है, बैंगनी रंग का कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। उस बैंगनी रंग को रूहेमान पर्पल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूहेमान्स पर्पल भी बोलते हैं। जो वो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका कलर जो आता है, उसका रंग जो आता है, वो रूहेमान बैंगनी रंग के नाम से ज़्यादा फेमस है। ये जो टेस्ट है, ये जो परीक्षण है, ये बेसिकली मुक्त अमीन समूह जिस यौगिक के अंदर होते हैं उसके लिए ज़्यादा फेमस है ना। निनहाइड्रीन क्या होता है? सबसे पहले तो निनहाइड्रीन देखो। निनहाइड्रीन बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ जेम डायोल जो होते हैं वो स्थायी होते हैं क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बंधन होता है। बस वही एक जेम डायोल यहाँ पर ले रहा हूँ जिसको हम निनहाइड्रीन बोलते हैं। ये आपका निनहाइड्रीन है। जब इस निनहाइड्रीन की अभिक्रिया आप किसी अल्फा अमीनो अम्ल के साथ कराओगे, किसी अल्फा अमीनो अम्ल के साथ कराओगे जिसमें मुक्त अमीन समूह होगा, मुक्त अमीन समूह मतलब मुक्त NH2 ग्रुप है ना, मुक्त NH2 ग्रुप होना चाहिए। तो यहां से आपको एक यौगिक मिलेगा और वो यौगिक की शक्ल कैसी होगी? दो एनहाइड्राइड, 2 निनहाइड्राइन निनहाइड्रीन यहां पर जुड़ जाएंगे और जुड़ के कुछ इस तरह का यौगिक बना लेंगे बेटा। बहुत बड़ा सा यौगिक है थोड़ा सा। यहाँ पर बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, O माइनस होगा, यहाँ पर पाई, यहाँ पर द्विबंध ऑक्सीजन होगा। ये आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें कैसे पता चलता है? एक तो रंग से पता चलता है, साथ में यहाँ पर CO2 भी निकलती है और अल्डिहाइड के यौगिक भी निकलते हैं। ये ध्यान रहे आपको। यहाँ पर जो भी आप R लोगे उसका यहाँ से अल्डिहाइड निकलेगा, CO2 निकलेगी, साथ के साथ अमोनिया भी निकलती है और वही अमोनिया इन दो निनहाइड्रीन को आपस में जोड़ पा रही है। क्लियर है? तो यहाँ पर इस तरह का यौगिक आपको देखने को मिलता है और ये यौगिक आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? पहले ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, 2 एल्कीन दी हुई है, दोनों समान एल्कीन है। एक बार हमने लिया हुआ है KMnO4 H2SO4 और एक बार KMnO4 H2O लिया हुआ है। KMnO4 H2SO4 में आपको हर बार बताता हूं कि बिल्कुल ऑक्सीकारक ओजोनीकरण जैसा ही काम करता है। जब भी हॉट KMnO4 मैंने लिखाया है या अम्लीय KMnO4 लिखाया है, उसका मतलब क्या है? ऑक्सीकारक ओजोनीकरण। और ऑक्सीकारक ओजोनीकरण में क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है बेटा। क्लियर? क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो यहां से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा आपका, ऊपर भी और नीचे भी, है ना। ये KMnO4 H2O दिया हुआ है। जब भी आपको क्षारीय KMnO4 दे दिया जाए या कोल्ड KMnO4 दे दिया जाए या तनु KMnO4 दे दिया जाए तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बेयर्स अभिकर्मक। और बेयर्स अभिकर्मक जो होता है वो विसिनल डायोल बनाने का काम करता है। यहाँ पर योग कौन सा होता है बेटा? सिन योग होता है। विसिनल डायोल कैसे बनेगा? सिन योग होके बनेगा। इस पाई बंध पर दोनों OH किधर से जुड़ जाएंगे? समान साइड से जुड़ जाएंगे। दोनों या तो वैच पे बनाओगे या दोनों डैश पे बनाओगे। इसमें 2 किरेल केंद्र भी आते हैं और यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि सममित तल भी मौजूद है। यानी कि ये यौगिक कैसा यौगिक है बेटा? मीजो यौगिक है। इसके बारे में ये भी सवाल वो पूछ सकता था। बात समझ में आ रही है? सिन योग। साथ के साथ बेयर्स अभिकर्मक जैसा ही एक और अभिकर्मक होता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, उसका काम भी सेम टू सेम यही का यही होता है। आगे वो भी दे सकता था, ये भी दे सकता था, इसलिए मैं दोनों ही आपको यहाँ पे बताया। तो ए के अंदर तो आपका डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है और बी के अंदर आपका डायोल बन रहा है। और ऐसा ऑप्शन आपको थर्ड ऑप्शन में देखने को मिलेगा जहां पे ए में डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और बी में क्या बन रहा है बेटा? डायोल बन रहा है। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ऑर्लोन, है ना। मैंने आपको पहले भी बोला था जब पिछले शिफ्ट के पेपर हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि बायोमोलिक्यूल यानी कि जैव अणु और बहुलक वाले चैप्टर से खूब सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ के साथ अमीन वाले चैप्टर से भी खूब सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी भी आप देख लो, उन्हीं चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ऑर्लोन जो है वो आपका बहुलक वाले चैप्टर से आया है। ऑर्लोन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो हमें ज़्यादा पता है, पेन से जानते हैं। पेन का मतलब क्या होता है? पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल कैसे बनता है बेटा? अक्राइलोनाइट्राइल लो आप, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। जब भी 3 कार्बन और एक द्विबंध आता है तो अक्राइल शब्द का प्रयोग करते हैं। ये मैं आपको IUPAC के अंदर ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर N नंबर जब आप अक्राइलोनाइट्राइल लोगे, ये क्या है आपका? अक्राइलोनाइट्राइल। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? विनाइल साइनाइड भी बोल सकते हो। मैंने आपको बताया था कि जब आप सामान्य नाम लिखते हो तो सामान्य नाम में अगर आप इसका कार्बन छोड़ दोगे तो आपको साइनाइड के रूप में लिखना पड़ेगा, और अगर आप इसके कार्बन को शामिल करते हो तो 3 कार्बन के साथ द्विबंध, तो आप अक्राइल शब्द का प्रयोग करोगे। जब इसका आप बहुलकीकरण करोगे तो उस केस में यहाँ पर आपको पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल देखने को कुछ ऐसा मिलेगा। इसको बोलते हैं पान, इसी को बोलते हैं ऑर्लोन। क्लियर? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीअमाइड, पॉलीएस्टर नहीं है क्योंकि इसमें अमाइड समूह भी नहीं है, इसमें एस्टर समूह भी नहीं है, कार्बोनेट भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है वो हमें बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके पास, मतलब पहला ऑप्शन आपके पास लिखा है अमाइलोज जो है वो एक जाल संरचना रखता है। बेटा अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, आपने स्टार्च सुना होगा। स्टार्च के 2 कंपोनेंट्स होते थे बेटा, एक तो होता था अमाइलोज और दूसरा होता था अमाइलोपेक्टिन। और अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बारे में बहुत सारे पॉइंट मैंने डिफ्रेंशिएट करके लिखाए हुए थे। जैसे ये 15 से 20% होता है, और ये कैसा होता है बेटा, यहाँ पर जो भी बचा मतलब, है ना, 80 से 85% होता है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये कैसा होता है बेटा, ये जल में घुलनशील होता है, ये जल में अघुलनशील होता है। बहुत सारी बातें मैंने इसके बारे में लिखाई थी। ये कैसा होता है? जल में घुलनशील होता है, और ये कैसा होता है? जल में अघुलनशील होता है। ठीक है। और क्या बात बताई थी मैंने यहाँ पर? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं। C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं, जबकि यहाँ पर कैसे होते हैं बेटा? C1C4 भी होते हैं और C1C6 भी होते हैं। C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी मौजूद होते हैं, दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है ना। इसका जो संरचना होती है, इसकी संरचना बेटा रेखीय संरचना होती है। बहुत सारे आपके अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज आपस में जुड़ते चले जाएंगे C1C4 से, और एक रेखा बनती चली जाएगी। तो इसकी संरचना तो रेखीय संरचना होती है, जबकि इसकी संरचना जो होती है वो कैसी होती है बेटा? जाल संरचना होती है, क्योंकि यहाँ पर C1C6 भी जुड़ता है, इसलिए जाल संरचना हो जाती है। पास में ही तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अमाइलोज जाल संरचना होती है, जो कि गलत है। अमाइलोज रेखीय संरचना होती है, और हमें बताना है असत्य कौन सा है। फिर ये दूसरा चीज बोल रहा है स्टार्च अल्फा ग्लूकोज द्वारा निर्मित होता है। बिल्कुल सही बात है, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज जो होता है वो एकलक होता है स्टार्च का। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च भी कहते हैं, है ना। तीसरा ऑप्शन दिया है, ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च यानी कि एनिमल स्टोरेज भी बोलते हैं। जो स्टार्च होता है आपका वो तो प्लांट स्टोरेज होता है, और ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल स्टोरेज होता है। तो बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च भी कहते हैं। सेलुलोज में बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। सेलुलोज जो बनता है वो बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज की संरचनाओं को आपस में जोड़ने से बनता है बेटा। ठीक है। C1C4 वहां पे ग्लाइकोसिडिक बंध होता है, और वो कैसा ग्लाइकोसिडिक बंध होता है? क्योंकि बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज आपस में जुड़े हैं, इसलिए बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। तो ये भी बात सही लिखी हुई है, केवल पहली बात यहाँ पर गलत लिखी हुई है। समझ गए आप बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हम लोग भर भर के पढ़ते हैं, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। एथिल एथेनोएट को 2-मेथिल प्रोपेन टू ऑल में बदलने के लिए कितने मोल ग्रिग्नार्ड उपयोग होंगे? तो एथिल एथेनोएट की संरचना क्या होगी? CH3CO OET, यह आपका एथिल एथेनोएट होगा। इसको किसमें बदलना है? 2-मेथिल प्रोपेन टू ऑल। यहाँ पर 2-मेथिल प्रोपेन टू ऑल की संरचना ये होगी। हमें किसके द्वारा बदलना है? ग्रिग्नार्ड के द्वारा बदलना है, यानी कि CH3MgBr के द्वारा बदलना है। हमें बताना है कि कितने मोल ग्रिग्नार्ड इसमें उपयोग होंगे। तो मैं आपको याद भी करवाता हूँ इस बात को कि ग्रिग्नार्ड के अधिक से अधिक 3 मोल उपयोग हो सकते हैं। कहीं पे 2 भी होते हैं, कहीं पे 1 भी होते हैं। अधिक से अधिक क्रियात्मक समूह में 1 मोल ही लगता है,
जहां पर आपका SNAR यानी कि RCO लिविंग ग्रुप वाली बात लगी होती है, वहां पे 2 मोल उपयोग होते हैं, और अगर दोनों तरफ निष्कासित समूह लगे हो तो 3 मोल होते हैं। तो यहाँ पर एक ही तरफ आपका निष्कासित समूह लगा है तो सीधे सीधे भी आप आंसर 2 मोल से निकाल सकते थे, लेकिन आप इसको अगर चौड़े में मैकेनिज्म क्रियाविधि से करना चाहते हो तो क्रियाविधि से CH3 माइनस, ये डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस है, यहाँ पर जाएगा, ये बंद टूटेगा, वापस आएगा और इसको बाहर निकाल देगा। इसको बोलते हैं SNAE, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन। पहले योग हुआ फिर विलोपन हुआ, ठीक है। तो यहां बन जाएगा आपका CH3 CO CH3। जब तक आप ग्रिग्नार्ड में पानी नहीं डालोगे तब तक आप ग्रिग्नार्ड को बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट CH3 MgBr क्या करेगा, CH3 MgBr वापिस से डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस देखकर खुश हो जाएगा और यहां से क्या बना लेगा, CH3 CO माइनस MgBr CH3 और ये CH3, ठीक है, ये बन जाएगा। और फिर जैसे ही इसमें आप जल डालोगे तो जल डालते ही ग्रिग्नार्ड खल्लास और यहाँ पे आपका 2-मेथिल प्रोपेन-2-ऑल आ जाएगा। तो कितने ग्रिग्नार्ड आपके यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं, एक ग्रिग्नार्ड तो आपका ये इस्तेमाल हुआ है, दूसरा ग्रिग्नार्ड ये इस्तेमाल हुआ है, यानी कि कितने मोल ग्रिग्नार्ड उपयोग होंगे, 2 मोल ग्रिग्नार्ड यहाँ पर आपके उपयोग होंगे। क्लियर। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे बेटा जो मेरे हिसाब से आए थे और बच्चों ने जो हमें बताया उसके हिसाब से हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। मैंने ही कन्वर्ट किए हिंदी में तो पेपर भी मुझे नहीं मिल पाया था, लेकिन ठीक है, लगभग ये क्वेश्चंस रहे होंगे। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो जो भी आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है कि बायोमोलिक्यूल यानी कि जैव अणु वाला चैप्टर और पॉलीमर बहुलक वाला चैप्टर, और अभी फिर से केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को उसने छुआ नहीं है इस पेपर में, तो हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट जो आपका अटेम्प्ट है उसके अंदर ये वो वाला चैप्टर भी इस्तेमाल कर ले, दैनिक जीवन में रसायन वाला। अमीन वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट पेपर के अंदर आपका अल्डोल या कैनिजारो से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मेरे हिसाब से आपका पेपर अच्छा ही गया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।